अगर मैं आपसे कहूं कि एक 14 साल का लड़का जिसको सुबह से लेकर शाम तक खेतों में काम करना पड़ता हो और वो भी सिर्फ एक वक्त के खाने के लिए, और वही लड़का आगे चलकर एक ऐसी कंपनी बना डालता है जिसकी टोटल नेटवर्थ $19 बिलियन हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ होंडाई मोटर कंपनी और इसके फाउंडर चांग चू यांग की। चांग 1915 में नॉर्थ कोरिया में एक जगह टोंगकोंग के एक छोटे से गाँव में एक बहुत ही गरीब खानदान में पैदा हुए, जिन्हें सिर्फ खाने के लिए सारा दिन खेतों में काम करना पड़ता था। ये वो वक्त था जब नॉर्थ कोरिया जापानीज एम्पायर के सख्त कॉलोनियल रूल का शिकार था। चांग को बचपन से ही स्कूल टीचर बनने का शौक था, लेकिन अपनी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन और अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ा होने की वजह से चांग ने 14 साल की उम्र में ही स्कूल छोड़ दिया और अपने फादर के साथ खेतों में काम करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ चांग और इसके फादर टाउन में लकड़ियां बेचने भी जाते थे। इतनी सब स्ट्रगल करने के बावजूद भी ये सिर्फ इतने ही पैसे कमा पाते कि अपनी फैमिली के लिए सिर्फ एक दिन का खाना बन सके। चांग ये अच्छी तरह जान चुका था कि खेती बाड़ी करके और लकड़ियां बेच के ये कभी भी अपने हालात नहीं बदल सकेंगे, और वो अपनी इस गुर्बत से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। और 1932 में चांग ने 16 साल की उम्र में एक चौंका देने वाला फैसला किया। चांग ने अपने एक दोस्त को साथ लिया और रात के अंधेरे में अपना गांव छोड़कर भाग गया, और बहुत मुश्किल और लंबा सफर तय करने के बाद पुआन आ गया, जो आज नॉर्थ कोरिया का एक हिस्सा है। चांग को यहाँ एक कंस्ट्रक्शन वर्कर की जॉब बहुत ही कम पैसों में मिली, लेकिन चांग इसमें भी बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि वो अपनी विलेज की लाइफ से बहुत ही तंग आ चुका था। बदकिस्मती से सिर्फ 2 महीनों बाद ही चांग के फादर ने इसे ढूंढ निकाला और वापस गांव ले गए, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। चांग को समझ आ चुका था कि अगर तो इसे आगे बढ़ना है और अपनी लाइफ को सेटल करना है तो इसका गांव इसके लिए सही जगह नहीं। अगले 2 सालों में चांग 2 दफा फिर से अपना गांव और घर छोड़कर सोल भाग गया, लेकिन बदकिस्मती से चांग दोनों दफा पकड़ा गया और इसके फादर इसे दोबारा गांव वापस ले आए। चांग अपनी फैमिली के हालात और अपने गांव के हालात देखकर बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट था और इसे कुछ भी करके शहर जाना था ताकि अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कुछ कर सके। और बिल आखिर चांग ने फिर से भागने का फैसला किया। ये इसकी चौथी अटेम्प्ट थी, लेकिन इस दफा चांग लकी रहा। चांग सोल आ गया। इसने दोबारा से एक कंस्ट्रक्शन लेबरर और फिर फैक्ट्री वर्कर और फिर कुछ देर बाद चांग को बोकोंग ड्राई स्टोर पर एक डिलीवरी बॉय की जॉब मिली, और ये चांग की अब तक की सबसे स्टेबल जॉब रही। डिस्पाइट के चांग ने बिल्कुल बॉटम से स्टार्ट लिया था, लेकिन इसके वर्क एथिक्स और फेथ को देखकर स्टोर ओनर चांग से इतना इंप्रेस हुआ कि सिर्फ 6 माह के अंदर चांग डिलीवरी बॉय से स्टोर अकाउंटेंट बन गया। आने वाले कुछ सालों में स्टोर ओनर को बहुत सारे मेडिकल इश्यूज का सामना करना पड़ा, और जब उसने रियलाइज किया कि वो स्टोर को नहीं चला पाएगा तो उसने चांग को महज 22 साल की उम्र में पूरे स्टोर का होल्ड थमा दिया। चांग ने स्टोर का नाम चेंज करके क्योंगल राइस स्टोर रखा और अपनी एक न्यू कस्टमर बेस डेवलप की। अपनी अच्छी रिप्यूट, ट्रस्ट और लो प्राइसिंग की वजह से चांग का स्टोर पूरे टाउन में फेमस हो गया और स्टोर के प्रॉफिट्स भी बहुत ज्यादा क्लाइम कर गए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया। ये वो टाइम था जब कोरिया पे जापान का राज चल रहा था। वर्ल्ड वार 2 के चलते जापान ने कोरिया से सारा राइस अपनी मिलिट्री और कंट्री की तरफ डाइवर्ट करना शुरू कर दिया ताकि इन्हें सफिशिएंट फूड सप्लाईज मिलती रहे, और सारे राइस डीलर से इनकी ओनरशिप छीन ली। इनमें चांग का स्टोर भी शामिल था। चांग के लिए ये एक बहुत बड़ा धचका था। उसे खाली हाथ अपने विलेज वापस आना पड़ा। चांग सब कुछ खो चुका था, मगर वो अपने बेटर फ्यूचर के विजन को नहीं खो सका। 1940 में चांग दोबारा टाउन आया और एक ऐसा बिजनेस सर्च करने लगा जिसमें जापानीज गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस ना हो। चांग ने ऑब्जर्व किया कि कार रिपेयर बिजनेस की डिमांड बहुत है, लेकिन टाउन में कुछ ही वर्कशॉप्स थी जो न सिर्फ अपने क्लाइंट से ओवरचार्ज कर रही थी बल्कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी थी। चांग ने बैंक से 3000 वॉन का लोन लिया, एक टैलेंटेड मैकेनिक को हायर किया और इडो सर्विस गैरेज के नाम से अपने नए सफर को शुरू किया। उन्होंने चीप रेट्स पे व्हीकल्स रिपेयर करके अपनी कस्टमर बेस बनाना शुरू कर दी, लेकिन किस्मत इस कदर खराब थी कि कुछ ही महीनों बाद गैरेज में आग लग गई और कस्टमर्स की व्हीकल्स के साथ साथ पूरा गैरेज जलकर खाक हो गया। चांग के लिए ये एक अलार्मिंग सिचुएशन बन गई। अपने दिमाग से काम लेते हुए चांग ने एक और बैंक लोन लिया और सिटी के मोस्ट रशी एरिया में पहले से भी बड़ा गैरेज ओपन किया। चीप रेट्स और क्विक सर्विसेज की वजह से चांग ने बहुत अच्छी कस्टमर बेस बना ली और सिर्फ 2 सालों में ईडो सर्विस गैरेज टाउन का बेस्ट ऑटो रिपेयर गैरेज बन गया। इस वक्त चांग के गैरेज में 70 से ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे थे। चांग ने अपने सारे लोन्स भी रीपे कर दिए और अब अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की प्लानिंग स्टार्ट कर दी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और चांग के साथ यहाँ एक और ट्रेजेडी हो गई। 1942 में जापान वर्ल्ड वार 2 के बिल्कुल मिड में था और उसे वॉर रिलेटेड इक्विपमेंट्स की जरूरत थी, इसलिए जापान ने एक बार फिर से चांग से उसके बिजनेस की ओनरशिप ले ली और गैरेज को एक लोकल स्टील प्लांट के साथ मर्ज कर दिया। चांग की सालों की मेहनत एक दफा फिर मिट्टी में मिल गई और उसे दोबारा अपने विलेज वापस आना पड़ा, लेकिन इस दफा चांग के पास 50,000 वॉन की सेविंग थी और वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट था कि वो एक बड़ा बिजनेस शुरू कर लेगा। वर्ल्ड वार 2 के एंड होते ही कोरिया को जापानीज एम्पायर से आजादी मिल गई और 1946 में चांग ने दोबारा से अपना कार रिपेयर का बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन इस दफा नाम चेंज था, होंडाई ऑटो सर्विस सेंटर। कार रिपेयरिंग गैरेज बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था कि तभी चंग ने नोटिस किया कि अमेरिका अपनी मिलिट्री फोर्सेस के लिए क्वार्टर्स बना रहा है और कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट 10 मिलियन वॉन्स तक जा सकती है। चंग ने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और 1947 में होंडाई कंस्ट्रक्शन कंपनी को एस्टैब्लिश किया। स्टार्टिंग में कंपनी की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं थी, लेकिन 1950 आते तक कंपनी को मेजर प्रोजेक्ट्स मिलना स्टार्ट हो गए और कंस्ट्रक्शन कंपनी की प्रोग्रेस भी काफी अच्छी चल रही थी। लेकिन तभी चंग की लाइफ में एक और ट्विस्ट आता है। 1950 में नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पे अटैक कर दिया और ट्रूप्स
सोल शहर के काफी करीब आ गए और चंग को अपना सारा बिजनेस छोड़कर बुसान शिफ्ट होना पड़ा। यूएस और साउथ कोरियन आर्मी मिलकर नॉर्थ कोरिया के साथ लड़ रहे थे। चंग ने नोटिस किया कि इस वक्त यूएस आर्मी को लोकल कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट्स की जरूरत थी ताकि वह इनके लिए बैरक्स, वेयर हाउसेस और टेंट्स का इंतजाम कर सके, लेकिन अमेरिकन को टाइमली डिलीवरी चाहिए थी। चंग ने इस मौके का फायदा उठाया और हजारों सोल्जर्स के लिए बैरक्स बनाए और इस तरह चंग और यूएस आर्मी के दरमियान बहुत अच्छी पार्टनरशिप का आगाज हुआ। आगे चलते चंग को और बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम मिला, जैसे कि यूएस आर्मी क्वार्टर्स की साउथ कोरिया में रिमॉडलिंग करना और यूएस प्रेसिडेंट के विजिट्स के लॉजिंग्स को बिल्ड करना। वॉर चलते हुए जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स मिले चंग ने इनकार नहीं किया, चाहे उन्हें लॉसेस ही क्यों ना हुए, लेकिन चंग ने सब कुछ बर्दाश्त किया। वॉर एंड हो चुकी थी, लेकिन इसका साउथ कोरिया की इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ा। इवन के एक टाइम पे साउथ कोरिया एशिया की पुअरेस्ट कंट्री में शुमार हुआ, लेकिन यहाँ अमेरिका ने साउथ कोरियन गवर्नमेंट को बिलियंस ऑफ डॉलर दिए ताकि वो दोबारा से अपना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रीबिल्ड कर सके। साउथ कोरिया को रीबिल्ड करने में होंडाई कंस्ट्रक्शन कंपनी ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। साउथ कोरिया का सबसे बड़ा सोयंग डैम और मोस्ट पॉपुलर जंगबो एक्सप्रेस भी होंडाई ने बनाया। और अगर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में देखा जाए तो सऊदी अरब में जुबैल इंटरनेशनल हार्बर और बहरीन में अरब शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर यार्ड में भी होंडाई ने काफी काम किया। चंग 1960s तक एक एस्टेब्लिश्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक थे, लेकिन अभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं थे। अपनी यंग एज में चंग का ऑटोमोबाइल्स रिपेयर का काम था, जो कि वॉर की वजह से सारे का सारा मिट्टी में मिल गया। चंग हजारों किलोमीटर लंबी रोड्स तो बना चुके थे, लेकिन अब टाइम था इन पे ऑटोमोबाइल्स चलाने का। 1967 में चंग ने मोटर कार इंडस्ट्री में दोबारा से री एंटर किया और होंडाई मोटर कंपनी का आगाज किया। चंग ने फोर्ड मोटर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और अल्सन में 6 मंथ्स लगाकर एक बड़ा कार असेंबली प्लांट भी एस्टेब्लिश किया, जहां फोर्ड की कोर्टिना कार्स को असेंबल किया जाना था। 2 साल तक फोर्ड मोटर कंपनी और होंडाई के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट चला। चंग ने नोटिस किया कि फोर्ड कंपनी सिर्फ और सिर्फ साउथ कोरिया की कार मार्केट को कैप्चर कर रही है और वो नहीं चाहते कि होंडाई अपनी ब्रांडिंग के साथ अपनी को कार लॉन्च करे। इसके अलावा भी दोनों कंपनीज के दरमियान काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुए और बिल आखिर 1973 में चंग ने यह कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दी। चंग ने मैन्युफैक्चरिंग के लिए जापान की मित्सुबिशी मोटर से एग्रीमेंट किया। मित्सुबिशी अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हो गया और अब होंडाई अपने ब्रांड नेम के साथ अपनी कार बना सकता था। चंग ने एक टैलेंटेड यूरोपियन इंजीनियर्स की टीम को हायर किया और साउथ कोरिया की पहली मास प्रोड्यूस कार 1975 में होंडाई पोनी के नाम से लॉन्च की। अपनी प्राइस ब्रैकेट और साउथ कोरिया की रोड कंडीशंस को देखते हुए पोनी कार को असेंबल किया गया और देखते ही देखते बहुत जल्द इस कार ने पूरी साउथ कोरियन मार्केट को कैप्चर कर लिया। साउथ कोरिया में हर 10 में से 6 कार पोनीज ही नजर आ रही थी। साउथ कोरिया की कार मार्केट सिर्फ 30,000 कार्स तक थी, जो कंपनी को प्रॉफिटेबल लाने के लिए सफिशिएंट नहीं थी। और दूसरी तरफ पोनी साउथ कोरिया में जितनी सक्सेसफुल थी उतनी वर्ल्ड वाइड सक्सेसफुल नहीं हो सकी। कार में बहुत से मैकेनिकल इश्यूज थे, जिसकी वजह से कार कंपनी बहुत ज्यादा लॉसेस में जा रही थी। चंग को बहुत से लोगों ने कार कंपनी बंद करने के लिए सजेस्ट किया, लेकिन चंग के माइंड में कुछ और ही चल रहा था। चंग ने कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक और बड़ा प्लांट लगाया, जहां 3 लाख तक कार्स प्रोड्यूस हो सके। कंपनी के मैनेजमेंट के लिए चंग का डिसीजन समझना बहुत मुश्किल था, लेकिन चंग को इसका जवाब मालूम था। साउथ कोरियन इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी और हजारों लोग इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे थे, जो कि इस बात का साफ सिग्नल था कि आने वाले सालों में कार्स की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने वाली थी। 1980 में ये फैक्ट्री रेडी हुई और पोनी कार को कुछ मेजर अपग्रेड्स के साथ 1982 में दोबारा लॉन्च किया गया। न सिर्फ ये कार साउथ कोरिया में हिट हुई, बल्कि इसने कनाडा और वर्ल्ड वाइड में भी काफी नाम कमाया। अगले कुछ ही सालों में होंडाई 4 लाख कार सेल करके प्रॉफिटेबल हो चुकी थी। होंडाई अब ग्लोबली एक डिसेंट कार कंपनी एस्टेब्लिश हो चुकी थी, लेकिन अभी भी कार्स की सबसे बड़ी मार्केट को क्रैक करना जरूरी था। होंडाई ने यूएस कार मार्केट को स्टडी किया तो वहां पहले ही अमेरिकन और जापानीज बिग जायंट्स ने मार्केट को कैप्चर किया हुआ था। जहां जापानीज ने कॉम्पैक्ट कार्स के सेक्शन को होल्ड किया हुआ था और मिड और लार्ज कार सेक्शन में यूएस की बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का कंपटीशन चल रहा था। होंडाई ने सब कॉम्पैक्ट कार सेक्शन में अपनी ब्रांड न्यू कार लॉन्च करने के लिए वर्किंग स्टार्ट कर दी, जहां कंपटीशन बिल्कुल जीरो के करीब था। होंडाई ने देखा कि यूएस में सेकंड हैंड कार मार्केट का वॉल्यूम बहुत बड़ा है और होंडाई ने इन्हीं कस्टमर्स को टारगेट किया। पोनी कार फेडरल एमिशन स्टैंडर्ड्स की वजह से यूएस में लॉन्च नहीं हो सकी। चंग ने यह देखते हुए 1985 में होंडाई एक्सेल लॉन्च की, जिसने सक्सेसफुली इन स्टैंडर्ड्स को पास कर लिया और कार यूएस मार्केट में लॉन्च के लिए रेडी थी। सिर्फ $4,995 की प्राइस में होंडाई ने अपनी ब्रांड न्यू कार और वो भी 5 साल की वारंटी के साथ ऑफर की और इस मास्टर प्लान ने यूएस कार मार्केट को हिला कर रख दिया। सेकंड हैंड कार बायर्स को जब सेम बजट में ब्रांड न्यू कार ऑफर हुई तो इंस्टेंटली इसको खरीदने के लिए रेडी हो गए। 1986 में होंडाई ने सिर्फ यूएसए में 1,68,000 एक्सेल की सेल की और 1987 में करीब 2.5 लाख। इन दोनों ही सालों में होंडाई एक्सेल यूएसए की नंबर 1 टॉप सेलिंग इंपोर्टेड कार बन गई और वर्ल्ड वाइड होंडाई एक्सेल के करीब 1 मिलियन यूनिट सेल हुए और इस तरह होंडाई इस सक्सेस के बाद एक मेजर कार कंपनी एस्टेब्लिश हो गई। चंग ने अपनी 72 इयर्स की एज में कंपनी से रिटायरमेंट ले ली और कंपनी की भागदौड़ अपने भाइयों और बेटों को थमा दी और उन्होंने चंग के फुटस्टेप्स को फॉलो करते हुए और उसी डिटर्मिनेशन के साथ होंडाई को रन किया। सिर्फ
2022 में होंडाई ने ग्लोबली तकरीबन 4 मिलियन कार्स के यूनिट्स को सेल किया। टोयोटा और वॉक्सवैगन के बाद होंडाई इस वक्त दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। हम होंडाई को सिर्फ एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नाम से जानते हैं, लेकिन आपके लिए यह जानना भी बहुत जरूरी है कि होंडाई ग्रुप में टोटल 42 डिफरेंट कंपनीज हैं, जैसे कि होंडाई ग्लोब, होंडाई एलिवेटर और होंडाई हैवी इंडस्ट्री, जो दुनिया की सबसे बड़ी शिप बिल्डिंग कंपनी है। और इसी कंपनी की वजह से आज साउथ कोरिया जापान को शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में बीट करके फर्स्ट पोजीशन को होल्ड किए हुए। होंडाई साउथ कोरिया के लिए सिर्फ एक कंपनी और ब्रांड नेम नहीं है, बल्कि ये वो कंपनी है जिसने पूरी कंट्री की इकोनॉमी को सेटल किया, कंट्री को रीबिल्ड किया, हजारों जॉब्स क्रिएट की और साउथ कोरिया को ग्लोबली रिनाउन करवाया। और ये सब कुछ हुआ सिर्फ एक गाँव के लड़के की वजह से, जिसके पास बेसिक नेसेसिटीज भी मौजूद नहीं थी, लेकिन उसके पास था तो सिर्फ एक जुनून आगे बढ़ने का।